जो व्यवस्था थी, उसमें महिलाओं के साथ भेदभाव तो रहा ही है। ऐसी पुरुषवादी मानसिकता रही है कि महिलाएँ कमज़ोर होती हैं, वो लिंग समानता पढ़ोगे तो हो जाएगा। एनजीओ अलग है, मत जाओ, आगे देखेंगे। 2022 का सवाल है, डेढ़ घंटे में लगभग 1200 शब्द लिखना था, 2022। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। कितना अच्छा सा है। ध्यान देना बारीकियों को। ये गेम अभी लगातार चल रहा है। कई लोग जब इस निबंध को लिखते हैं तो छप्पर, धूप और मरम्मत, धूप खिली हुई एक टर्म हुआ। छप्पर मरम्मत करने का समय होता है तभी होता है जब धूप खिली, धूप खिली हो, धूप खिली हो, मान लो तो छप्पर की मरम्मत कर लो। मान लो ये घर है आपका, ठीक है, तो छप्पर लगा लो। संदर्भ क्या है? ये तो जो शब्द आए हैं, देखो, एक होता है प्राथमिक अर्थ भाषा में। जब हम भाषा वाक्य और अर्थ के संबंध को देखते हैं, कोई वाक्य बोला जाता है तो उसका अर्थ कैसे निकालें हम। एक होता है प्राथमिक अर्थ होता है और दूसरा गौण अर्थ होता है। गौण अर्थ के कई प्रकार होते हैं, बारीकियों को समझना। प्राइमरी मीनिंग एंड सेकेंडरी मीनिंग, जब ऐसे लाइन बनते हैं तो कई बार हम उनको विशुद्ध प्राइमरी अर्थ में नहीं लेते हैं। जैसे मान लो पिछली बार आया, एक एग्जाम्पल समझना, प्राइमरी और सेकेंडरी का संदर्भ। बिहार में एक सवाल पूछा, मूस मुढ़ैया लोढ़ा हुई है, एक पूछा सवाल है। मतलब मूस मोटा होगा तो लोढ़ा हो सकता है, तो लोढ़ा तो एक निर्जीव वस्तु है। मूस को हम तो सजीव कहेंगे, मूस तो लोहा हो नहीं सकता है। तो यह मूस का मतलब प्राथमिक अर्थ नहीं है। मूस का मतलब तो चूहा हो गया एक तरीके से, और लोहा तो एक भौतिक वस्तु के चट्टान का छोटा सा पार्ट हो गया, लोढ़ा जिसको बोलते हैं। तो लोग नहीं समझेंगे दूसरे स्टेट्स वाले। तो कौन अर्थ में देखते हैं? जैसे मान लो कई बार गाय शब्द का प्रयोग, बैल का, गधा, ये तो खूब प्रयोग होता है। और भी चीजें हैं, मैं 3 ही शब्द का प्रयोग करता हूँ। हम कई बार जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। कई बार दूसरे को कहते हैं, अरे तुम तो गाय हो। कई बार बोलते हैं, अरे बैल है ये। और तीसरा वाला और भी जो जानवर का है, वो तो खूब लोग प्रतिदिन कई लोग तो करते हैं। कई बार दूसरे को कह देते हैं कि अरे ये गधा है। इसका मतलब क्या है कि आप इसका, गाय का मतलब तो एक जानवर होता है, बैल भी बैल का प्राथमिक अर्थ है कि बैल एक जानवर है, गधा भी एक जानवर है। इसका प्राइमरी मीनिंग तो गधे का एक जानवर है। मगर जब हम कहते हैं गधा है तो वो प्राथमिक अर्थ में नहीं लेते हैं, हम गौण अर्थ में चले जाते हैं। और मतलब है कि ये मूर्ख टाइप का आदमी है और आलसी टाइप का होगा, कम जानकार आदमी है, कहते हैं गधा है। लिख बोलना मत किसी को, ऐसा नहीं कि आप गधा बोलना निकला शुरू कर दो। कई बार जांचते हुए तो बैल हो क्या? नहीं, आदमी बैल थोड़ी हो सकता है। बैल का मतलब बैल पशु हुआ। तो अगर आप भाषा को ठीक से पढ़ते हो तो उसमें वाक्य अर्थ विवेचन आता है। किसी वाक्य का अर्थ समझना हो, वाक्य का अर्थ, तो हमेशा हम प्राथमिक अर्थ में नहीं समझते हैं। जैसे हम कहें गाय दूध देती है, तो यहाँ गाय का मीनिंग गाय पशु है, प्राथमिक अर्थ है। वाक्य का अर्थ तुरंत समझ में आ गया। यहाँ देख लो जो मैं बता रहा हूँ, एक अलग टाइप से ये चीजें हैं। निबंध में बड़ा कामगार है, यूजफुल है। नहीं तो लोग ब्लंडर करते हैं, ब्लंडर, गलती नहीं पकड़ पाता है। गौण अर्थ में जब लेते हैं तो वहां पे कई सारे संदर्भ बनते हैं गौण अर्थ के। वो जहत अजहत, जहत अजहत बनता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो एक अलग विवेचना का पार्ट हो जाएगा। जैसे कई लोगों से पूछोगे जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं, कहाँ रहते हो? कहता है मैं तो गंगा में ही रहता हूँ। अब गंगा में रहता है, गंगा में थोड़ी रहता है। गंगा में का मतलब गंगा के किनारे रहता है। संदर्भ बदल गया, सेकेंडरी मीनिंग आ गया। अब देखो गाय का मतलब दुधारू गाय लिख रहा है। अब ज्यादा मत माथापच्ची करो, दिमाग इतना मत लगाओ। मैं जो बता रहा हूँ यहीं पे फोकस रखो। गाय का मतलब दुधारू गाय, सारी गाय दुधारू नहीं होती है। तुरंत चला गया गाय पे, बताने लगा कि लाल गाय का दूध, काली गाय, लाल गाय, पीली गाय, इसमें नहीं जाना है। गाय का कई बार मीनिंग सेकेंडरी भी निकलता है। कोई सीधा टाइप का आदमी है, उसको भी कहते हैं गऊ है, सीधा आदमी है। तो आपने, अगर आपको कहा जाए कि यह आदमी बैल है, तो अगर आपने प्राथमिक अर्थ लोगे तो समझ में नहीं आएगा आदमी बैल कैसे हो सकता है। आपको प्राथमिक अर्थ छोड़ना पड़ेगा, गौण अर्थ में लेना पड़ेगा। तो वहां बैल का मतलब मूर्ख है, कहते ये आदमी बैल है का मतलब ये आदमी मूर्ख है। बैल का मतलब मूर्ख, बैल का मतलब तो बैल पशु होता है। समझ में आ रहा है?
पहले बोलो अलग पक्ष है। फिर एक मैं एग्जाम्पल समझा, ये समझ लोगे ना तो ये कई जगहों पे गेम इस स्तर का है, अगर ये समझोगे तो आपको कोई लाइन का संदर्भ समझने में बहुत आसानी होगी। ये प्राथमिक मीनिंग में जा रहा है कि सेकेंडरी मीनिंग में जा रहा है। जैसे मान लो, सारे लोग ध्यान से सुनो, हम लोग अभी ज्यादातर अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो मान लो आप घर वालों ने आपको छत पे बैठा दिया और छत पे कुछ मान लो वहां पे चावल को सुखाया जा रहा हो, मान लो चावल या गेहूं गेहूं हो, छत पे एक चादर पे फैला दिया गया गेहूं, और आपको वहां बैठा के कहा जाए कि बेटा गेहूं को कौवे से रक्षा करना, कौवे से गेहूं की रक्षा करो। सामने वाला बोल के चला गया, बोले बोलो कौन सा मैंने लाइन बोला, कौवे से गेहूं की रक्षा करो। छत पे एक चादर पे गेहूं फैला दिया गया धोकर, और आपके पिताजी ने माताजी ने बोला कि बेटा ये छत पे बैठो और इस गेहूं को कौवे से रक्षा करना। कौन सा लाइन मैंने बोला, एक बार सारे लोग लिख के बोलो। तो बलागत ग्रंथों में दही की काक से रक्षा करो, मैंने उसको थोड़ा और संदर्भ बदल दिया और आसान बना दिया। मैंने कौन सा लाइन कहा, कौवे से गेहूं की रक्षा करो। छत पे मान लो अब ये लाइन लिख रही है, कौन लिख रही है, पहले मैं ये काम करती थी, हैं? रोही लिख रही, पहले मैं ये काम करती थी। कोई बात नहीं, कौवे के बदले अरे कौवा लिखने में कबूतर लिख लो, चलो आओ। कौवे से इसको प्रॉब्लम है, कहता है कबूतर से गेहूं की रक्षा करो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको सुनो ना, गेहूं की कौवे से रक्षा करो, ठीक है, बिल्कुल सही लिख लिया। अब ये बताओ, अब छत पे बैठे हुए हो, पिताजी ने कहा था या माताजी ने कहा कि बेटा छत पे गेहूं, कौवे से गेहूं की रक्षा करो, और मान लो गिलहरी आ गई तो क्या करोगे? गिलहरी आ गई है अब तो क्या करोगे? गिलहरी को पिताजी तो बोल के गए थे माताजी की भाई इस गेहूं की रक्षा करो कौवे से। अब इस लाइन का मीनिंग क्या निकालोगे? गेहूं की इसका अर्थ क्या निकालोगे आप? गिलहरी आएगी तो खाने दोगे? पहले सारे लोग बोलो। बोला तो गया है कि गेहूं की रक्षा कौवे से करो, मगर आ गई है गिलहरी। बोला नहीं, बोला देखो नहीं। लिख रहा है, कौन लिख रहा है उसको खिला देंगे, कौन लिख रहा है ऊपर में? नहीं, वीर बहादुर नहीं, ऊपर में खाने देंगे। हाथ धोने के वीर बहादुर उसके पहले। हार पीन दे दीजिए। हाँ, कौन है? आकांक्षा, ठीक है, वेरी गुड। एक लिख रहा है विवेक किन्नो, एक फिर कर रहा है कि रक्षा करना गेहूं की। एक ने लिखा यस सर, खाने दोगे? किस तरीका खाने देगा? वीर बहादुर खाने देंगे, नाम ही है वीर बहादुर। वीर बहादुर रोकेंगे नहीं, कहेंगे खा लो। बाद में अगर पिताजी लठ लेकर आए, बेटा तुमको मैंने बोला था रक्षा करने के लिए, पर अपना दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या? अपना दिमाग लगाते, कबूतर से जब बोला गया कौवे से रक्षा करने के लिए, इस कौवे का मतलब यहाँ केवल कौवा थोड़े हुआ। अगर इसको प्राथमिक अर्थ में ले लोगे तो कौवे का मतलब कौवा पक्षी केवल, मगर हम यहाँ विस्तार दे देंगे इस शब्द का। कौवे के साथ साथ गिलहरी से, कुत्ते से, डॉगी से, और भी कबूतर से, और भी पक्षियों से रक्षा करना इसका। तो हमने उसको व्यापक अर्थ दे दिया ना। ठीक इसी तरीके से छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है जब धूप खिली हो। मान लो छप्पर मरम्मत, इसका मतलब कुछ समस्या आ गई है। समस्या का समाधान तब करना चाहिए जब स्थितियां अनुकूल हो, पहले से ही आप सतर्क हो। यहाँ छप्पर का मतलब केवल छप्पर पे मत चले जाओ, तो प्राथमिक अर्थ ले लिया कि अगर हम बरसात के दिन में छप्पर ठीक करेंगे तो छप्पर गिर सकता है, टूट सकता है, कठिनाई आ सकती है। पूरा घर ही मकान बनाने में पूरा खत्म कर दिया लिख कर। अतः जब गर्मी के दिनों में जब छत खूब खुला हुआ हो, धूप खिली हो, तो छप्पर की मरम्मत करनी चाहिए। फिर मिट्टी अच्छे से जम जाता है, कंक्रीट भी काम करता है। पूरा आप खेले जा रहे हो, आपने इसका प्राथमिक अर्थ ले लिया, छप्पर का प्राथमिक अर्थ। छप्पर का मतलब केवल छप्पर होता है, मगर यहाँ छप्पर का मतलब केवल छप्पर नहीं, व्यापक अर्थ दे दो। कौन अर्थ उठाना पड़ेगा? जो मैं बता रहा हूँ भेजे में डाल लेना, हमेशा के लिए काम करेगा। कई लोगों से 2 लाइन पूछ लोगे ना प्राथमिक और गौण, ऊपर से निकल जाएगा, हवा नहीं लगेगा। ये जब आप शब्द अर्थ संबंध की बात करते हो, किसी शब्द का अर्थ कैसे समझा जाता है, किसी वाक्य का अर्थ कैसे समझा जाता है, उस समय ये विवेचना आती है प्राथमिक, प्राइमरी मीनिंग एंड सेकेंडरी मीनिंग। तो जो निबंध अभी पूछे जा रहे हैं, उसमें शब्दों के गौण अर्थ को आपको लेना है। कई जगहों पर ये इसका सवाल है
जो ज़्यादा पढ़ा होगा ना उसको वो ज़्यादा और प्रभावित हो जाएगा। नहीं तो छप्पर और मरम्मत लिखते जाओगे, सामने वाला भी मरम्मत कर देगा ठीक से। ध्यान रखना। बिल्कुल यहाँ संदर्भ है सही समय पर सही काम कर, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट एक्ट करना चाहिए। तो यहाँ इसका संदर्भ केवल ये नहीं है कि आप छप्पर पे ही पूरा पूरा खत्म कर दो। अब फिर बताओ धूप के बारिश अगर होती है तो छप्पर बन नहीं सकता, ये होता है, ये प्रॉब्लम आता है, खर्च बढ़ सकता है, छप्पर भी बाढ़ के पानी में बढ़ सकता है। कठिनाई है, आपदा आने से पहले प्रबंधन बिल्कुल सही है। तो देखो आप छप्पर से आपदा पे चले गए ना, आपदा आने से पहले ही तैयारी कर लें। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो काम को कर लेना बिल्कुल सही। बोलो, यही तो इसका भाव है। कई लोग अपना पूरा निबंधित छप्पर मरम्मत धूप खिली हो इसी में खेल जाएंगे, आत्मिक अर्थ में खेल जाएंगे। जीवन में हम कई बार गौण अर्थ को में लेकर वाक्य के अर्थ को समझ लेते हैं। इज इट क्लियर? पहले बोलना, ये एक स्तर का विवेचन है, आ गया समझ में तो बहुत फायदा देगा। संदर्भ को समझो, छप्पर तो एक सिंबल हो गया, क्या कहना चाहता है सामने वाला कि सही समय पे सही काम कीजिए, राइट टाइम पे राइट एक्ट, नहीं तो कठिनाई आएगी। यही तो भाव है इसका। बोलो ये सुनो, जैसे अभी अभी इतना अच्छा समय है भारत के लिए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। चाइना की स्थिति बिगड़ रही है, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से हटके भारत की तरफ बोल रही हैं। जनसंख्या में हमने बीट कर दिया है चाइना को। अभी समय है कि हम लोगों को खूब कौशल प्रदान कर दें और हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति पैदा करें। ये समय है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। ये समय है कि हम विश्व की तृतीय बड़ी अर्थव्यवस्था के स्थान पे पहुंच जाएं। पाकिस्तान कहां पे चला गया? वो तो जब आग लगती है तो कुआं खोदता है, आग लगने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। हम तो अभी जीवन के सभी क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्र में देख लो, हम कितना एफर्ट कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर। तेजस में अपने है, तेजस जो फाइटर है उसमें पहले ज्यादा विदेशी सामान लगता था, हम ज्यादा से ज्यादा उसको इंडिजिनस स्वदेशी कर रहे हैं। ये सही समय है, धूप खिली हुई है, छप्पर का मरम्मत हो रहा है। छप्पर का मरम्मत केवल एक क्षेत्र में नहीं, रक्षा क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, हम एआई के क्षेत्र में देखो कितना काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री का पिछले 1 महीने में कई बार स्टेटमेंट आ चुका है एआई के ऊपर। हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप हम आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। लगातार मरम्मत किए जा रहे हैं, जहां जहां कमी है पूरी अभी अभी सारी परिस्थितियां हमारे फेवर में है, तो लगातार मरम्मत का काम जारी है। मरम्मत कहां कहां कर रहे हैं? सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, संचार क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में देखो नई शिक्षा नीति लेते आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में घुमा देंगे। जानदार निबंध बनेगा, 60% प्लस से मार्किंग शुरू हो सकती है। नहीं तो ऐसे निबंधों में लोग जाते हैं, अनाप शनाप मनमानापन आधार विहीन बातें लिखकर वापस आते हैं। स्किल इंडिया बिल्कुल लिखो, तो हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं, लिखकर उत्तर को पूरा कर सकते हैं, जानदार लिख सकते हैं। अब जो मैंने इतना बोला तो आप लिख रहे हो राजनीति में सुधार की कमी, मत लिखो ना, लिख के